Okay, so very good afternoon to all. Good Good afternoon, afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, sir. See, today we'll start the second part of our first unit. Yesterday we were discussing about what is innovation and what is technology. From today onwards, we'll start by having some insights on what is technology. And the second topic which we are going to cover today is management of technology. Okay, we have discussed innovation. I think आपको थोड़ा याद होगा क्या डिस्कस किया था. किसी काम को नए तरीके से करना इनोवेशन है. ठीक है. Then we have discussed what is technology. ठीक है. In the next slide we have also discussed that for to manage technology the basics is idea generation. अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा है, अगर आप ये फील करते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे सकते हैं और उस आइडिया को आप क्या करते हैं धीरे धीरे करके रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आइडिया जो है किसी ना किसी समय एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको वेरीफाई किया जाए, कोडिफाई किया जाए और उसका एप्लीकेशन जो है वो तैयार किया जाए. ठीक है. तो हर चीज जो भी आज तक दुनिया में डेवलप हुई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पर एक आइडिया के रूप में ही, किसी के ख्याल के रूप में ही आई थी और उस ख्याल को फिर साकार किया गया. मैंने ये भी आपसे उस दिन डिस्कस किया था कि बिजनेस के दो पर्सपेक्टिव हैं, एक एक्सपीरियंस बेस्ड और एक इमेजिनेशन बेस्ड. एक्सपीरियंस बेस्ड बिजनेस क्या है, जहां पर हम अपनी रूटीन एक्टिविटी को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं कि कितने फ्रूटफुली हम अपनी रूटीन एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं. वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस बेस्ड, प्लीज अनपिन. किसने पिन किया बेटा? मोबाइल को हटाइए. ठीक है, मेरे प्रेजेंटेशन को पिन रहने दीजिए. प्रेजेंटेशन विजिबल है सर? प्रेजेंटेशन को पिन कर दो तो. ओके, नाउ आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है वो क्या चीज होती है, ठीक है. उसके पहले हम कुछ बेसिक्स, एकदम जो बहुत छोटे से बेसिक्स के रूप में है टेक्नोलॉजी के, उसको समझ के देखें कि टेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है या टेक्नोलॉजी को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है. तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज न्यू वर्सेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने आप में नई है, ठीक है, या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग है. तो जो इमर्ज हो चुकी है, जो हमारे पास जिसके बारे में जानकारी आनी शुरू हो गई है, वो न्यू टेक्नोलॉजी है. और जो हमको लगता है कि भविष्य में इमर्ज हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को कोविड-19 का वैक्सीन आ सकता है, दैट कैन बी अ इमर्जिंग पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. उसके बाद हाई, लो और मीडियम, ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए. फॉर एग्जांपल सोनोग्राफी का मशीन, उसका यूजर कौन है? एक डॉक्टर है. ठीक है. उसको नॉर्मल आदमी यूज नहीं कर सकता. उस टेक्नोलॉजी को हम हाई टेक्नोलॉजी के रूप में टर्म कर सक रहे हैं. लो टेक्नोलॉजी एक बेसिक हैंडसेट है, कोई भी, या एक टेलीफोन है जिसमें हमारे पास जो है एनालॉग या डिजिटल जो है डायलर लगा हुआ है, हम बटन दबा करके कॉल कर सक रहे हैं. दैट इज अ लो टेक्नोलॉजी. हर आदमी जो है इस चीज को यूज करने के बारे में समझ गया है. ज्यादा से ज्यादा लोग आज व्हाट्सएप यूज करने लगे. इट कैन बी टर्म्ड एज अ मीडियम टेक्नोलॉजी. एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होता है? लगभग सारे लोग जिस टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में शामिल कर चुके होते हैं अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए, हम उस टेक्नोलॉजी को आज की डेट में क्या बोल सकते हैं? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ एलपीजी गैस, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. आज हमने अपने जीवन में ये सारी चीजों को शामिल कर लिया है, तो हम इनको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. उसके बाद बात आती है कोडिफाइड टेक्नोलॉजी वर्सेस टैसिट टेक्नोलॉजी. ठीक है. टैसिट का मतलब होता है किसी ख्याल का दिमाग में आना, ठीक है, और हमने उसको कहीं पर लिखा नहीं, बस ये ख्याल हमारे दिमाग में आया और हमने उस चीज को अपने दिमाग में ही रखा, किसी से शेयर नहीं किया. तो अगर वो हमारा काम करने का तरीका है कि हम चीजों को अपने दिमाग में ही रखते हैं,
और उससे सॉल्यूशन तैयार करके हम लोगों को कुछ प्रोवाइड करते हैं तो वो टैसिट पार्ट है। और अगर हमने उसका एक रिसर्च पे आर्टिकल लिख दिया, उसको कहीं पर पब्लिश कर दिया, लोगों को जानकारी दे दी, ठीक है, उसको पेटेंट करवा लिया, तो वो टैसिट टेक्नोलॉजी जो है वो कोडिफाइड टेक्नोलॉजी के रूप में हो जाती है। वो बताती है कि इस चीज, ये इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आया था और मैंने इसको एक इमेजिनेशन से किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वी विल गो टू हाउ टेक्नोलॉजी इज मैनेज्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके फाइनल एग्जाम्स में हर साल आता है। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें दो चीज समझनी पड़ेगी कि एक, द वर्ल्ड विल नॉट स्टैंड स्टिल। दुनिया जो है वो किसी एक जगह पर आकर के रुकेगी नहीं, दुनिया हर समय कंटिन्यूएशन पे रहेगी। ठीक है, तो जो भी चीजें आज डेवलप हो चुकी हैं वो कल किसी काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो हर समय एक देश को या एक बिजनेस को ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बिजनेस का स्वरूप क्या होगा। क्या हमने उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आज अपने पास डेवलप करना शुरू कर दिया? क्या हमने ऐसी सोच, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना शुरू किया कि आज से 5 साल के बाद जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस हम बियर कर पाए? ऐसा तो नहीं होगा कि हम मार्केट से बाहर हो जाए। ये चीजों को सोचने के लिए हमें क्या करना होता है? मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक जो है दैट इज एट फर्म लेवल, मतलब किसी बिजनेस लेवल पे, और दूसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हम पढ़ते हैं एट नेशन लेवल, मतलब किसी देश ने अपने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मैनेज किया। मैं आपको एग्जांपल्स में इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज रहे कि मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम फर्म लेवल की बात करते हैं। एक फर्म जिसकी इंसेप्शन हुई मार्केट में, जिसने अपना बिजनेस चालू किया, अगर आप उसके ग्रोथ को देखोगे तो शायद आपको मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, 2-3 अच्छे एग्जांपल्स लेता हूं, आपने जिन कंपनियों के बारे में सुना होगा उन चीज को आपको बताने की कोशिश करता हूं। टाटा स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1902। 1902 में टाटा ने एक कंपनी को शुरू किया। ठीक है, और उसने जो है एविएशन में जाने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि एविएशन जो है एक ऐसा पार्ट है जो इंडिया में खुलना चाहिए। इसी समय उसके दिमाग में आया कि यार स्टील जो है वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी समय उसके दिमाग में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इधर से उधर ले जाने के लिए मोटर्स जो है वो टाटा जो है बनाया अगर, तो भारत में उसका मार्केट उसको मिल सकता है। तो आप 1902 से लेकर के आज 2020, 120 साल की अगर हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि टाटा स्टील में, मोटर्स में, एविएशन में, डिफेंस रिसर्च में, एफएमसीजी की गुड्स में, सुबह हम चाय भी टाटा की पी रहे हैं। टाटा जो है इट इज ओनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टी गार्डन्स इन इंडिया। ठीक है, तो टाटा का सॉल्ट जो है आज हमारे खाने में सब एक इंग्रेडिएंट है, लगभग सभी के घरों तक टाटा सॉल्ट जो है वो पहुंच रहा है। तो हर वो कंपनी जिसने अपने भविष्य को देखते हुए अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न को प्लान किया और टेक्नोलॉजी को उस तरीके से डेवलप किया, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके और बेहतर बनाया, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एट फर्म लेवल। ठीक है, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स इंडिया में हमको देखने के लिए मिलते हैं। 1945 में महमूद एंड महिंद्रा, ठीक है, इन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है और भारत में व्हीकल्स का बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, भारत में व्हीकल्स का बिजनेस जो है वो किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट करना शुरू किया विलीज की जीप को। ठीक है, इस विलीज जीप के इंपोर्ट करने के पीछे लॉजिक क्या था? उस समय भारत में मीटर गेज के ट्रेन चलते थे। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा हो ना बेटा, आप यस वगैरह टाइप करते रहिए ताकि मुझको लगे कि हाँ लोग सुन रहे हैं। ठीक है, मुझे ये लगना चाहिए कि लोग जो है वो क्लास में है। ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना माइक चालू करिए और क्वेश्चन भी पूछिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, विलीज जीप के असेंबलिंग के बारे में महमूद और महिंद्रा ने सोचा। 1950s के आते आते इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। महमूद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन करके पाकिस्तान चला गया, बट महिंद्रा ने उस विलीज जीप का जो असेंबलिंग था यूएस से मंगा करके उसको कंटिन्यू किया और इनको बहुत बड़ा एक थ्रस्ट मिला। विलीज जीप मीटर गेज की लाइन पे उसके चक्के खोल दे तो डायरेक्टली वो रिम पे रखा जाती थी रेलवे लाइन पे।
और उसके पीछे गुड्स ट्रेन के जो डब्बे होते थे हल्के वाले, उनको जोड़ करके जो बैटल चल रहा था उस समय डिफेंस क्या करता था, अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से भेज पाता था। ये डीजल पावर ड्रिवन जो विलीज जीप थी, वो इंसेप्शन के रूप में आज हम महिंद्रा के देख सकते हैं, लेकिन महिंद्रा वहां पर आकर के रुका नहीं। 1950 में ये देखा गया कि भारत की जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। विलीज जीप के असेंबलिंग से जो पैसा मिला था उससे महिंद्रा ने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया ट्रैक्टर्स बनाने पे। फिर महिंद्रा को यह समझ में आया कि ट्रैक्टर बनाने से नहीं होगा, यहां भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 1000 एकड़ जमीन तो है बट उनके ट्रैक्टर खरीदने की स्थिति नहीं है। क्यों? जमीन की कीमत उस समय उतनी नहीं थी और ना जमीन से उतना फसल उगता था। तो महिंद्रा ने क्या किया, बैंक के साथ क्लब होकर के लोगों को फाइनेंस कराने के लिए जो है एक कंपनी खोली कि भाई आप ट्रैक्टर, महिंद्रा आपको फाइनेंस करेगी। आपने महिंद्रा फाइनेंस का नाम सुना है ना, ये पहले बैंक के साथ एसोसिएट होकर के करती थी, फिर एक अलग कंपनी बन गई। ठीक है, महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करना शुरू की और वहां से बढ़ते बढ़ते महिंद्रा एंटर्ड इनटू आईटी कंपनी। ठीक है, महिंद्रा एंटर्ड इनटू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, महिंद्रा एंटर्ड इनटू एविएशन। आज ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा जो है छोटे प्लेन्स मैन्युफैक्चर करता है जो फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग में हम यूज करते हैं। उन प्लेन्स को महिंद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किसी एक फर्म के साथ जोड़ करके मैन्युफैक्चर करता है। और आज महिंद्रा का स्वरूप जो है, अलग अलग 100 बड़े इन्वेस्टमेंट महिंद्रा ने किए हुए हैं। अगर आप इसकी भी स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक कंपनी जो स्क्रैचेस से खुली, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को मैनेज करके इतने बड़े जायंट में अपने आप को कन्वर्ट किया। आपने अदानी ग्रुप का नाम सुना, अदानी ग्रुप की हिस्ट्री आपको पता होगी कि अदानी स्टार्टेड इट्स बिजनेस फ्रॉम 1940s। 1940 में बिजनेस चालू किया। अदानी के पास क्या था? अदानी ने अपना बिजनेस एक एक्सपोर्ट हाउस के रूप में ओपन किया और अपना एक पोर्ट बनवाया सबसे पहले, और उसके बाद उस पोर्ट पर वो फॉरेन की चीजें जो है धीरे धीरे करके मंगाने लगा, भारत की चीजों को एक्सपोर्ट करने लगा। उस पोर्ट के थ्रू अदानी के दिमाग में आया कि हम और भी बिजनेसेस हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखिए आज अदानी जो है उसने इंडिया में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। अदानी का भी एविएशन में इन्वेस्टमेंट है, अदानी का भी जो है डिफेंस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है, अदानी का भी पावर में, ग्रीन पावर अभी जो उसका लेटेस्ट आया था, अदानी एंटरप्राइज जो है वो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। ये 3-4 जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो ये बताता है एक बिजनेस फर्म ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट में ला करके अपने को रोका नहीं कि हम विलीज जीप बना रहे हैं तो जीप ही बनाएंगे, या टाटा के रूप में हम स्टील बना रहे हैं तो स्टील ही बनाएंगे, या अदानी के रूप में हम एक पोर्ट ओपन करके रखे हैं तो सिर्फ यही बिजनेस करेंगे। हम मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एट फर्म लेवल, मतलब किसी बिजनेस में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब जो है प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। अब जो है दूसरा पार्ट है कि टेक्नोलॉजी को जो है और कहां पर मैनेज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम टेक्नोलॉजी को दूसरे पार्ट में मैनेज करने की बात करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी को हम एक इकोनॉमी लेवल पे, एक बिजनेस लेवल पे भी ला करके मैनेज करते हैं। ठीक है, बिजनेस लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी किस तरीके, नेशन लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से मैनेज की जाती है। यहां पर भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं जिससे हमें ये क्लियर हो कि किसी नेशन ने अपनी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मैनेज किया। आप जापान के बारे में सुने हैं? Have you heard about the country जापान? Yes, sir. Yes, sir. आज इकोनॉमिकली जापान जो है वो एक बहुत सुपीरियर कंपनी है, कंट्री है। इज इट? Yes, sir. जापान इज इकोनॉमिकली साउंड कंपनी। ठीक है, आपको पता होगा बेटा कि 1890s में, ठीक है, जापान ने रशिया से लड़ाई करके जापान रशिया से जीत गया था। इट वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने किसी यूरोपियन कंट्री से लड़ा और वो जीत गया। जापान की आबादी कितनी होगी? बहुत छोटा देश है। ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जहां पर साल में 1500 भूकंप आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी जापान ने अपने आप को डेवलप कैसे किया। जापान ने चाइना पे कब्जा किया, लड़ाई जीती चाइना से 1904 में। ठीक है, और जापान का जो वर्चस्व है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। यूएस ने जब इस चीज को देखा
कि जापान का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पर यूएस के लिए एक थ्रेट बन गया, तो जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसके ऊपर डायरेक्टली एटॉमिक एनर्जी से हमला किया गया था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या किया, एटम बम जो है उससे बम्बार्ड कर दिया, और जापान ने 1945 में जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें सरेंडर कर दिया। जापान की इकोनॉमी हिल गई, ठीक है, जापान जो है वो कईयों साल पीछे चला गया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। लेकिन सून आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होने के बाद व्हाट जापान डिड इज अ हिस्ट्री। जापान ने क्या किया, हर उस चीज को डेवलप किया जो दुनिया के अंदर आज की डेट में ए ग्रेड टेक्नोलॉजी के रूप में देखी जा सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम पैनासोनिक, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मित्सुबिशी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम होंडा। आप कहीं पर भी जापान की कंपनियों के नाम किसी भी सेगमेंट में लोगे, चाहे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, जापान ने क्या किया, इंटरनेशनल टाई अप्स को डेवलप किया और कहीं ना कहीं पर अपने आप को पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक बहुत महत्वपूर्ण देश के रूप में उसने बना लिया। ठीक है, आपको शायद पता ना हो बेटा कि जापान के अंदर कोई भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे आपको घूमते फिरते कोल माइंस दिख जाते हैं, घूमते फिरते आपको आयरन ओर दिख जाता है, जापान में ये सारी चीजों की बहुत कमी है। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, ठीक है, जापान की कंपनियों को चलने के लिए, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें जापान चौथे नंबर पे है, जो अपनी पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सही तरीके से चैनलाइज कर पा रहा है। ठीक है, चलो जापान एक बड़ा एग्जांपल हो गया। मैं आपको एक ऐसे देश का भी एग्जांपल देता हूं जो अपने आप में बहुत नया है, लेकिन आज वर्ल्ड मार्केट के अंदर, अच्छा जिस देश की मैं बात कर रहा हूं वहां के लोगों को बड़े नेशंस में वीजा भी नहीं मिलता था। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे देश की जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, इजराइल की हिस्ट्री पिछले 30-40 साल की है। पिछले 30-40 सालों में कंट्री जो बहुत पिछड़ी हुई थी, जहां पर लोग जाने के बारे में नहीं सोचते थे, उसने बिजनेस को और डेवलपमेंट को कुछ इस तरीके से चैनलाइज किया कि आप जिस बड़ी कंपनी का नाम बोलोगे, उन्होंने अपने जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है आज इजराइल में जाकर के बना लिए। भारत जो है डिफेंस के आज सबसे ज्यादा जो स्मॉल आर्म्स है वो इजराइल से खरीद रहा है। ठीक है, फार्मिंग के दृष्टिकोण से आप देखोगे, ये जो ड्रिप फार्मिंग आज हमारे गली गली में होने लगी है, ये टेक्नोलॉजी आज इजराइल से आकर के हम यूज कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स मैं आपको ये समझाने के लिए दे रहा हूं कि उन देशों ने टेक्नोलॉजी को मैनेज किया। हम अपने देश का भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंट्री। ठीक है, फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज आवर कंडीशन। जिस समय भारत को आजादी मिली, ठीक है, 1947 में क्या कंडीशन था हमारा? अंकिता, कार्तिक, विवेक, अतुल, ऋषभ। Yes, sir. What was the condition when our country got independence? Yes, infrastructure नहीं था सर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और सर टेक्नोलॉजी और बहुत तो नहीं आ पाई। टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस चीज पे थे? टेक्नोलॉजी। हम किस चीज पे डिपेंडेंट थे बेटा सबसे ज्यादा? हमारा प्राइमरी सोर्स। यस, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, we were entirely dependent on agriculture. That was the primary sector of earning for our country. ठीक है, इकोनॉमी एकदम पुअर था। ठीक है, हमको ये समझ में आने लगा कि सिर्फ एग्रीकल्चर के भारत जो भरोसे है भारत को नहीं चलाया जा सकता। What we did, आज जापान की तरक्की या इजराइल की तरक्की में सबसे बड़ा जो की एस्पेक्ट है वो क्या है आपको पता है? द टाइप ऑफ एजुकेशन दे इम्पार्ट। और हमारी नाकामी का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो एजुकेशन ग्रैब करने का हमने तरीका चुना है ना, दैट इज नॉट गुड। यूएस के बाद इंडिया जो है वो दुनिया के तीसरे नंबर का देश है जो जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हमारे देश में बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? सही तरीके से हम पढ़ाई को नहीं लेते। हम हर समय पढ़ाई को सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम उस क्लास में जिस क्लास में उससे एक क्लास ऊपर बढ़ जाए।
वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। लेकिन जापान जैसी कंट्री ने एजुकेशन को लोगों के दिमाग से दिल तक उतारने में सफल रहा कि वाई आई एम गेटिंग एजुकेशन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये एक आदमी जो है जापान में समझने लगा। इजराइल ने समझा कि इस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है हमको, और इस एजुकेशन से हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, भारत में हमारे प्राइमरी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हुआ 1950s में। उसके बाद सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हुए भारत में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। हमने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। 1950 से लेकर के जितने भी 5 ईयर प्लान बने हैं उसमें हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न कहीं ना कहीं पर बेहतर हॉस्पिटल्स को डेवलप करने के ऊपर था। किस तरीके से भी, किसी भी तरीके से हम अच्छे हॉस्पिटल्स बना सके, इंडिया के अंदर लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, उस चीज के लिए हम काम कर रहे थे। उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो था डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस। हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी के लिए हम जर्मनी, रशिया ऐसे देशों पर, यूरोपियन नेशंस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हमारे यहां पर टेक्नोलॉजी का कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोलना शुरू किया। आज जो आप आईआईटीज के नाम से देखते हो ये सारे उस दौर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो आज आईआईटी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद हमको समझ में आया कि जो एग्रीकल्चर हम जिस पैटर्न से कर रहे हैं उस पैटर्न से हो नहीं पाएगा। हमने एग्रीकल्चर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया। ठीक है, हमने बैंकिंग की फैसिलिटीज को सर्विसेज के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आप देखिए पिछले 70 सालों में हमारी आजादी के बाद आज जो राजीव गांधी ने इन्वेस्टमेंट किया था कंप्यूटर खरीदने में, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको मिल रहा है कि हमारी इकोनॉमी का 50% से ज्यादा अर्निंग जो है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, हमारी अर्निंग का 50% से ज्यादा जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, सर्विसेज पे। और ये सर्विसेज पे डिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया था कि टेक्नोलॉजिकली जो दूसरी कंट्रियां हैं वो बहुत सुपीरियर हो चुकी हैं, और हम भी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फर्म अगर भारत में लगाए तो हम पूरी वर्ल्ड मार्केट को कैटर नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, अपने ध्यान को मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा हटा करके सर्विसेज, और सर्विसेज इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाया किसने? हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन था उसने। आज इंडिया आईटी कंपनीज का हब है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखिए इंडियंस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने एक बहुत स्लो स्टार्ट के साथ जो है विक्रम साराभाई ने शुरू किया था, लेकिन आज की डेट में इंडिया का एक बहुत बड़ा अर्निंग जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से आता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से, मेडिसिन के पार्ट में आज इंडिया जो है वर्ल्ड मार्केट को धीरे धीरे करके टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। ठीक है, स्टील जो है हमारा, उसकी ग्रेडिंग कुछ जगह पर इंडियन स्टील जो है वो बहुत प्रेफरेबल है, बिकॉज वी मेक वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टील। तो धीरे धीरे करके पिछले 70 सालों में हमने भी अपने आप को डेवलप किया। बस दिक्कत थोड़ी सी ये हुई कि चाइना बहुत एग्रेसिव था इन डेवलपमेंट्स को करने में। तो चाइना में ये चीजें हमसे 20-30 साल पहले हो गई, हम आज एग्रेसिव हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर ये जो है अगले 2-4 साल 5 साल में हमको ये चीजें दिखने लगेंगी। बट ये एग्रेशन जो है ये हमको कहीं ना कहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमी में एक पैरेलल जगह देगा उन बड़े डेवलप्ड नेशंस के साथ जो आज की डेट में अपने आप को डेवलप्ड नेशंस के रूप में दिखा करके पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को डायरेक्ट करते हैं। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर जिनका जोर चलता है उन नेशंस में हमारा भारत जो है वो भी भविष्य में एक नेशन के रूप में अब उभरता जा रहा है। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री को देखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 70 सालों में, पिछले 10-15 सालों में जो बड़े डिसीजंस लिए गए डेवलपमेंट के, टेक्निकली अपने आप को साउंड करने के, कहीं ना कहीं पर वो ऐसे रीजंस थे जिसने हमको हमारा जो स्टेटस था इकोनॉमी का, या हमारा जो स्टेटस था बाकी डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले ऊंचा कर दिया। तो ये चीज जो है, दिस इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो नेशन अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, जो नेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के बारे में नहीं सोचता, उसका जो है भविष्य खत्म हो जाता है। एक ही दिन में भारत और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था, एग्रीड? हेलो, एग्रीड? एक ही दिन में इंडिया और पाकिस्तान जो है उसको इंडिपेंडेंस मिला था। बट प्रायोरिटी, हम चांद पे पहुंच गए, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा लिया। ठीक है, आज पाकिस्तान कहां पे है?
टेक्नोलॉजी नहीं मैनेज करने के कारण इसको मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आप सारे लोग जान रहे हैं। तो ये कंपैरिजन जो है दो नेशंस का हो सकता है बहुत आसानी से, कि एक डेट पे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक नेशन की स्थिति क्या हुई और दूसरे की जो स्थिति है वो क्या रही। हम और एग्रेसिवली करते तो शायद हम आज चाइना को compete कर चुके होते, चाइना को हम पीछे कर चुके होते। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी? यस सर। ठीक है बेटा, दो चीजें हैं। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दो लेवल पे होता है, पहला है बिजनेस लेवल पे, फर्म लेवल पे, और दूसरा है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे। बिजनेस लेवल पे कौन इन्वेस्टमेंट करता है? जिसको अपने बिजनेस को डेवलप करना होता है, ठीक है, जिसको भविष्य में जो डेवलपमेंट है बिजनेस का उसको इनकैश करना होता है। नेशन लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है दुनिया में बाकी देशों के मुकाबले अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। एग्रीड? यस। यस सर। Yes. Hope you have understood this topic, management of technology. Yes, sir. ठीक है, यस सर। हम प्योर साइंस के जो इन्वेंशंस हैं उसको इनोवेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा नेशन जो है वो एक बेहतर स्टेट पे आ जाए, हमारा बिजनेस जो है वो एक बेहतर स्टेज पे आ जाए। ठीक है, एनी क्वेश्चन आंसर्स? नो सर। शगुफ्ता, अतुल, नो सर। सुरभि, प्राची, पंकज, नो? ओके, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो आईटीएम सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 1 का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स को अगर आप देखें तो, और एग्जाम्स को अगर एक किनारे छोड़ दे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीइंग ए एमबीए स्टूडेंट, समझने के लिए कि किस तरीके से किसी देश ने या किसी बिजनेस ने प्रगति की। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, क्वेरीज? नो सर। नो सर। नो सर। ओके बेटा, चलिए, हैव अ नाइस डे। Thank you, Okay. sir. Yes, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. अटेंडेंस